आज हम लोग बच्चों जो उपसहयोगी यौगिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसके यौगिकों का आईपीएसी नाम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कक्षा 11 में आईपीएसी नाम पढ़े होंगे, वहाँ पे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएसी नाम पढ़े थे जो कार्बनों की संख्या पे निर्भर करता है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है उपसहयोगी यौगिक। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिकों का आईपीएसी नाम, अर्थात यहाँ हमको कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, न तो कार्बन का यहाँ पे कोई अर्थ है। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीएसी नाम है। तो पहले जो उपसहयोगी यौगिक हम लोगों ने पढ़ा था, धनायनिक उप सह संयोजन यौगिक, इसका आईपीएसी नाम हम लोग जानेंगे कि जब धनायनिक उपसहयोगी यौगिक का हम लोग आईपीएसी नाम जानेंगे कि धनायनिक उपसंयोजन यौगिक में कैसे उसका आईपीएसी नाम बनाएंगे। यह हम लिख रहे हैं आपका धनायनिक उपसंयोजी यौगिक CuNH3,4SO4। नाम लिखते समय हमने वहाँ बताया था कि पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। तो यहाँ पे CuNH3,4 धन में टूटेगा, SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। तो पहले हमको इस उपसंयोजन यौगिक में धन का नाम लिखना है। तो इसमें हमारा उपस्थित है अमोनिया, और सेंट्रल मेटल एटम बताया था जो उपस्थित है आपका कॉपर। नाम लिखते समय इस बड़े कोष्टक में पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम, फिर लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जब लिगेंड का नाम और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेंगे तब हम इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या अर्थात कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग रोमन अंक में छोटे कोष्टक में लिखते हैं। पहले लिगेंड का नाम हो जाएगा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा, फिर इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी जिसे रोमन अंक में छोटे कोष्टक में लिखेंगे। इसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन का नाम। अब यहाँ लिगेंड आपका अमोनिया है, तो अमोनिया का जो नाम होता है वह लिखा जाता है एमिनो, और यह आपका कॉपर है, और यह बाहर आपका है सल्फेट। अब नाम लिखते हैं पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। यह अमोनिया है, इसका नाम क्या है, एमिनो। संख्या को जरूर दर्शाएंगे, जितनी संख्या होगी लिगेंडों की 2, 4, 6, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम लोग लिखते हैं टेट्रा। अब इसके बाद क्या है, एमिनो, टेट्रा एमिनो हो गया लिगेंड का नाम। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यह कॉपर। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, SO4 यह है। अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सल्फेट जो होता है मूलक होता है, इस पर जितना चार्ज होगा वहीं इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, इसका -2 होगा। निकालना है हमको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम X मान लेंगे। जिस परमाणु की हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको X मान लेंगे। बाकी शेष धातु परमाणु अथवा आयन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख करके इसको हल करेंगे। यदि इस पर कोई चार्ज नहीं है पहले से यौगिक के ऊपर, तो बराबर के उस पार हम जो है कोई संख्या नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो कॉपर का X माने हैं, X हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, X प्लस,
अमोनिया की संख्या 4 है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 4 गुणे 0 हो जाएगा। पुनः अगले मूलक की संख्या लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना है -2 है, इसका -2 हो गया। इस यौगिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए बराबर उस तरफ होगा 0। अगर कोई चार्ज होता प्लस माइनस तो बराबर के उस पार उतनी संख्या प्लस और माइनस में लिखी जाती। अब इसको हल कर देते हैं, x + 0 -2 बराबर 0। अब हो जाएगा आपका x बराबर +2, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। अब कॉपर के बाद ठीक रोमन अंक में इस कॉपर की हम ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, तो 2 को रोमन अंक में इस तरह लिखा जाता है, छोटा वाला कोष्टक लगा देंगे। इतना चीज़ आपका यह कोष्टक का धनायन का नाम पूरा हो गया। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे। SO4 को हम लोग पढ़ते हैं सल्फेट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सल्फेट। यह इसका IPSC नाम बन गया। धनायनिक यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक में पहले धनायन का नाम, अर्थात इस धनायन में क्या उपस्थित था, लिगेंड उपस्थित था और केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित था, तो पहले लिगेंड का नाम, पुनः केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक रोमन अंक में कोष्टक में, उसके बाद जो कोष्टक के बाहर धातु परमाणु अथवा आयन है उसका नाम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CrH2O4 Cl2। यह भी हमने पीछे पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि यह बड़ा वाला कोष्टक अगर बाईं तरफ है या दाहिनी तरफ है तो धन में टूटेगा और यह ऋण में टूटेगा। तो नाम लिखते समय यहाँ पे लिखा गया है पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम, अर्थात धनायन में पहले लिगेंड का नाम फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। यहाँ पे लिगेंड के रूप में H2O उपस्थित है, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में क्रोमियम उपस्थित है, यह क्लोरीन आयन है। पहले लिगेंड का नाम, H2O का नाम जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको IPSC नाम में हम लोग एक्वा पढ़ते हैं, इसका नाम होगा एक्वा। इसकी संख्या कितनी है, 4, इसको लिखेंगे टेट्रा, जैसे यहाँ पे 4 संख्या थी तो टेट्रा लिखा गया। इसका नाम है एक्वा, टेट्रा एक्वा, ये हो गया आपका टेट्रा एक्वा। उसके बाद किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यह है आपका क्रोमियम, यह हो गया क्रोमियम। उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला है कॉपर का, CrH2O4 Cl2। क्रोमियम का X मान लेंगे, H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। मान रख देते हैं X प्लस 4 गुणे 0 प्लस क्लोरीन की संख्या कितनी थी यहाँ पे 2 गुणे -1, कोई चार्ज नहीं है बराबर 0। हल कर देते हैं, x + 0 -2 बराबर 0, x बराबर +2। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गई। इसको हम रोमन अंक में इसी तरह लिखेंगे जैसे लिखे हैं कोष्टक में, छोटे वाले कोष्टक में। उसके बाद कोष्टक के बाहर यह है आपका क्या है, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, यह हो गया आपका क्लोराइड। तो इस तरह से उपसंयोजन यौगिकों में धनायनिक उपसंयोजन यौगिक का नाम लिखते समय पहले बड़े वाले कोष्टक में लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद उसके बाहर का जो धनायन ऋणायन उपस्थित है उसका नाम लिखा जाएगा। इस तरह से इसका IPSC नाम होगा। धन्यवाद।